हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी कि सफल होने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। ठीक है, शुरुआत करने के लिए महान होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। अर्लियर दिस मंथ यानी कि इस महीने की शुरुआत में द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। जो पोल्यूटर, जो प्रदूषण कारक है, प्रदूषण कर रहा है, वही पे करेगा, वही भुगतान भरेगा। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म करा, यानी कि दोबारा से कंफर्म करा। Restoring to central and state pollution control boards the authority to levy compensatory and restitutive charges on entities। बोल रहे हैं जिसने कि जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड है या फिर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, इन दोनों के पास में ही जो पावर है किस चीज की, या तो कंपनसेटरी यानी कि आपने अब नुकसान किया है उसकी भरपाई के तौर पे आप अब उसका भुगतान कर रहे हैं वो, या फिर किसी रेस्टिट्यूटिव चार्जेस यानी कि किसी चीज को वापस पुनः उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आना, उसके जो चार्जेस होते हैं यानी कि उसकी जो कीमत है वो भुगतान करने के लिए वो दायित्व है, उनके पास में अधिकार है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, उन एंटिटीज के ऊपर जो कि जिम्मेदार है एनवायरमेंटल डैमेज के। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, इट ओवरटर्न्ड अ 2012 दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग। ऐसा करते हुए ना 2012 का दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला उसको ओवरटर्न कर दिया। दैट हैड curtailed दीज पावर्स, जिन्होंने इस पावर को करटेल किया था यानी कि कम कर दिया था। Crucially, बहुत important है, the ruling draws a clear line between fines for violating norms and the damages polluters must pay। तो ये बहुत ही एक स्पष्ट रेखा निर्धारित करती है उन फाइन्स के ऊपर जो कि वायलेटिंग नॉर्म्स है, यानी कि आपने जो नियमों का उल्लंघन किया उनके बीच में, और जो डैमेजेस पोल्यूटर्स द्वारा किए जा रहे हैं उनके जो फाइन्स हैं उनके बीच में। both for restoring the environment and compensating those who have suffered losses। और ये दोनों ही किस लिए है? एनवायरमेंट को रिस्टोर करने के लिए और उन चीजों की भुगतान करने के लिए, भरपाई करने के लिए जिनको नुकसान हुआ है। Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts provide regulators with legal space। अब जो सेक्शन 33A और 31A है वाटर एक्ट का और एयर एक्ट का, ये जो रेगुलेटर्स हैं उनके पास में ये लीगल स्पेस यानी कि लीगल दायरा प्रोवाइड कराते हैं टू इम्पोज सच लीवाइज, कि वो ऐसे जो टैक्सेस हैं या फिर जो फाइन्स हैं उनको इम्पोज कर सकें, लागू कर सकें। येट फॉर ईयर्स lack of clarity and conflicting judgments hamstrung them। लेकिन फिर भी कई सालों से जो क्लैरिटी की में एक कमी थी और कन्फ्लिक्टिंग की, किसी केस में तो कोई फैसला कुछ और आता है, किसी केस में कुछ और फैसला आ जाता है, तो इस तरीके का जो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे उन्होंने क्या किया, हैमस्ट्रंग किया। हैमस्ट्रिंग करना मतलब कि लड़खड़ा देना, तोड़ देना, बीच में से कमजोर कर देना, उनको कमजोर कर दिया। लीविंग द क्वेश्चन ऑफ हु पेस, तो फिर ये सवाल रह जाता है कि पे कौन करेगा एंड हाउ मच, और कितना पे करेगा। टू बी सेटल्ड बाय कोर्ट्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस, और ये फैसले, ये जो क्वेश्चन है कि कौन पे करेगा और कितना पे करेगा, ये कोर्ट्स के ऊपर निर्भर करता था और केस बाय केस, कि कोई से केस में कितना पे करना पड़ता है, कोई से केस में दूसरी पार्टी को पे करना पड़ता है, ऐसे हो जाता था। द रिसेंट एपेक्स कोर्ट रूलिंग, अब जो रिसेंट एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च अदालत का जो फैसला है, ऑल्सो एम्पावर्स, ये पावर देता है किस चीज को, रेगुलेटर्स को, टू डिमांड बैंक गारंटीज फ्रॉम एंटिटीज अगेंस्ट पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज। कि वो क्या करे, रेगुलेटर्स को ये पावर देता है कि वो बैंक गारंटी डिमांड कर सकते हैं उन एंटिटीज से, कोई कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो कि अगेंस्ट पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज, जिनका जो भी प्रोजेक्ट है उससे संभावित हमें लग रहा है कि हाँ भाई इससे एनवायरमेंट को डैमेज होगा, तो उससे वो बैंक गारंटी भी मांग सकती है। सिग्नलिंग दैट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द एनवायरमेंट हैज गॉन अप, और ये संकेत देता है, सिग्नलिंग यानी कि इशारा करता है इस बात के ऊपर कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की जो कीमत है वो अब गॉन अप यानी कि बहुत बढ़ चुकी है।
The next challenge is to ensure penalties are imposed in a fair, ट्रांसपेरेंट एंड नॉन आर्बिट्ररी मैनर। अब जो अगली चुनौती है, नेक्स्ट चैलेंज है, वो ये सुनिश्चित करना, इंश्योर करना, यानी कि सुनिश्चित करना है कि जो ये फाइन्स या पेनल्टीज हों ये एकदम वैलिड, फेयर तरीके से, यानी कि सभी के ऊपर बराबरी से, यानी कि अंबानी जी को थोड़ी छूट मिल जाएगी और किसान भरपाई करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सभी के ऊपर बराबरी से लगेगी, ट्रांसपेरेंट होगी, यानी कि किसके ऊपर कितना पेनल्टी लगा है वो उनकी वेबसाइट के हो सकता है पोर्टल पे डालना हो या कहीं पे उनने सबमिट करनी हो रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट पब्लिश होनी हो, तो किसी तरीके से वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। और नॉन आर्बिट्ररी मैनर होगी, यानी कि मनमाने ढंग से नहीं कि अंबानी जी का या अडानी जी का या टाटा बिरला का करोड़ों करोड़ों का पोल्यूशन है, उसके ऊपर केवल कुछ लाख रुपए फाइन लगा और या फिर 1 लाख रुपए फाइन लगा, और जो किसान है या फिर कोई और है, कोई भी और है, छोटी कंपनी है जो इतना पैसा नहीं अर्न करती, उसके ऊपर आपने करोड़ों का फाइन लगा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मनमाने रूप से नहीं होना चाहिए, या फिर छोटे के ऊपर कम लगाया, बड़े के ऊपर ज्यादा लगा दिया, उनके अंबानी अडानीज के ऊपर ज्यादा लगा दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर आपका इतना कार्बन फुटप्रिंट है तो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। backed by procedural certainty and free of bureaucratic delays, जिनको की बैक किया जाना चाहिए, यानी कि समर्थन दिया जाना चाहिए प्रोसीजरल सर्टेनिटी, यानी कि जो भी इसकी प्रक्रिया होगी, कार्रवाई होगी, वो सुनिश्चित होगी, पहले से ही तय एक पैटर्न बना दिया गया है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें एक तय जो हर एक स्टेट है उसके अंदर स्लैब्स बना दिए गए हैं कि आपने इतने से इतनी यूनिट्स कंज्यूम करी, ए से बी यूनिट आपने कंज्यूम करी तो आपका सी के अकॉर्डिंग रेट लगेगा, सी अगर आपने डी से ई यूनिट कंज्यूम करी तो आपका एफ के अकॉर्डिंग रेट लगेगा, तो वो सेट है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेट पैटर्न होना चाहिए जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होने चाहिए, यानी कि जो अफसरशाही है उसके माध्यम से कि अरे अभी तो फाइल वहां पे गई है, वो बाबूजी अभी अप्रूव करेंगे, फिर बाबूजी को किसी ने घूस खिला दी तो फिर वो उसका अप्रूवल नहीं दे रहे, तो ऐसा ना हो, ठीक है। फॉर दिस टू सक्सीड, अब इसको सफल बनाने के लिए रेगुलेटर्स मस्ट बिल्ड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल कैपेसिटी। अब जो रेगुलेटर्स हैं उनको दोनों ही इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, यानी कि जो भी रेगुलेटर है उसके पास में पावर भी होना चाहिए और टेक्निकलिटीज भी होनी चाहिए कि वो इन चीजों को पता चले, कहीं पे आउटसोर्स करने की जरूरत ना पड़े कि अरे अच्छा तुम फलानी कंपनी को हम टेंडर देंगे, वो बताएंगे कि भाई कितना मैं यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, कितना किया जा रहा है, ऐसा नहीं, उनके खुद के पास में एक्सपर्ट्स होने चाहिए। while also strengthening enforcement on the ground and coordinating across jurisdictions, और इसमें की जो एनफोर्समेंट है, यानी कि इसका जो लागू करने का तरीका है वो मजबूत होना चाहिए ग्राउंड पे भी, ठीक है, ग्राउंड पे भी, यानी कि हकीकत में, वास्तविकता में जहां पे एक्शन होना है वहां पे भी, केवल कागजों में मजबूत एक लॉ हमने बना दिया वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ग्राउंड पे भी इन रियलिटी भी मजबूत होना चाहिए। और कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब कि जितने भी ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जितने भी किसी कोर्ट अथॉरिटी के अंदर चीजें आती हैं, मान लो कि ये हरियाणा का है, ये हिमाचल का है, ये पंजाब का है, ये यूपी का है, इन सब के बीच में आपस में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरियाणा वाले तो भाई ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं और पंजाब वाले कम टैक्स लगा रहे हैं, तो कंपनीज उठ के कहाँ आ जाएंगी, पंजाब में आ जाएंगी, हरियाणा को लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एडिशनली GOI मस्ट नोटिफाई रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको नोटिफाई करना पड़ेगा, आउटलाइन रोबस्ट मेथड्स, और बहुत ही मजबूत मेथड्स को आउटलाइन करना पड़ेगा टू असेस एनवायरमेंटल डैमेज, ताकि हम एनवायरमेंटल डैमेज को असेस कर सकें, यानी कि उसका मूल्यांकन, एनवायरमेंटल डैमेज को वो मूल्यांकन कर सके, एंड एस्टैब्लिश अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, और एक पारदर्शी तरीका बना सकें जिससे कि जो कॉम्पनसेशन का क्वांटम है, यानी कि पूरी जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, वो डिटरमाइन किया जा सके। Only then can the principle that polluters must pay move beyond lofty judicial reformation. तो तभी ये संभव है कि जो मूल इनको जो पोल्यूटर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा, वो बड़े बड़े जो जुडिशियल एफर्मेशन रीएफर्मेशन है उनसे आगे बढ़ सकता है टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कहाँ तक बढ़ सकता है कि प्रभावशाली ढंग से इसको लागू किया जाए, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय हो सके, डेटरेंस एंड जेन्युइन एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन कम किया जा सके, और वास्तविकता में एनवायरमेंट को जो है लॉन्ग टर्म के लिए रिस्टोर किया जा सके, तभी ये संभव है अगर आप उसको अच्छे से लागू करेंगे तो।
ठीक है, ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स is the best inference about why the Supreme Court explicitly separated fines for violating norms from damages to restore and compensate। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट बताती है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे अलग से फाइन्स फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स और डैमेजेस टू रिस्टोर एंड कॉम्पनसेट को अलग कर दिया। ठीक है, क्यों किया? ताकि to decouple punishment from restoration so that regulators can both deter misconduct and found remediation compensation effectively। करेक्ट है। इसको decouple करने के लिए जो interlinking है कि भाई किसी कंपनी के ऊपर आपने लगा दिया कि भाई ये जो है डैमेजेस को हमने रिस्टोर करने के लिए लगाया, लेकिन कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं ये तो फाइन्स लगाए हैं, तो आप कैसे पता चल सकता है कि ये आप जो एनवायरनमेंट उसको रिस्टोर करने के लिए कर रहे हैं, वापस से उसकी भरपाई करने के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई नियम उल्लंघन हुआ है उसके फाइन के तौर पे कर रहे हैं। टू इंक्रीज नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट्स थ्रू हायर कलेक्शंस। तो ऐसा नहीं है कि वो इसका रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, इससे कोई फायदा उठाना चाहते हैं कि सरकार को दे सकें जी पैसा, अब आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो। देखो, जो मल्टी मिलियनर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो नुकसान कर रही हैं, आम इंसान को इसकी भरपाई करनी पड़ रही है। 20% फ्यूल, वो जो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है वो इस्तेमाल करके हमारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी 5-6 सालों में। और जो बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं उनके लिए क्या बड़ी बात है, 100-200 करोड़ की गाड़ी, 100-200 करोड़ अगर वो गाड़ियों में उड़ा भी देते हैं 10-12 साल में, तो उनको कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना अर्न कर रहे हैं। अब जब रशियन ऑयल की बात हुई कि भाई रशिया से हमने सस्ता ऑयल खरीदा, तो किसने खरीदा? आपने, मैंने तो नहीं खरीदा। हमें तो फ्यूल के रेट कम नहीं मिले, हमने तो फ्यूल उसी रेट पे खरीदा है जिसपे हमने पहले खरीदा था। सस्ता नहीं होने के जब चांसेस थे, जब सस्ता नहीं था, तब फायदा किसको हुआ सस्ते फ्यूल से? या तो भारत सरकार को, या फिर अडानी अंबानी टाटा बिरला, जो जिनके पे पेट्रोल्स ये ऑयल रिफाइनरीज है उनको। ठीक है, लेकिन अब 70% या 50% जो टैरिफ देना पड़ रहा है वो किसको देना पड़ रहा है? आम हिंदुस्तानी को उसका नुकसान चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए नहीं की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है ताकि ये जो मिसकंडक्ट है, जो लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भरपाई भी करें इसकी। ठीक है, हम आपको भरपाई ना करनी पड़े। बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है, बहुत सही कदम उठाया गया है। पहली बार एक इक्वालिटी देखने मिल रही है। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाता है। टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बाय एलिमिनेटिंग जुडिशियल ओवरसाइट इंटायरली। नहीं, ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ओवरसाइट को यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि जिनको अगर डाउट होएगा वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, है ना। अब मैंने, अगर मान लो मैं कोई रेगुलेटर हूँ, मैंने किसी एबीसी कंपनी के ऊपर फाइन लगाया, उस कंपनी को लग रहा है कि नहीं हमारा इसके अकॉर्डिंग 50,000 करोड़ फाइन नहीं बनता था, 5,000 करोड़ बनता था, तो वो उसको चैलेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जुडिशियल ओवरसाइट को आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, या फिर अनदेखी को, या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को कम करने के लिए किया गया, पर वो बोल रहे हैं कि इसको अच्छे तरीके से अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज नहीं होने चाहिए। टू सेंट्रलाइज ऑल एनवायरमेंटल डिसीजन मेकिंग अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। इनकरेक्ट है, ये भी इसका उद्देश्य नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में सारा कुछ आ जाए, क्योंकि स्टेट्स के पास में भी ये अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। बचा क्या? ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर बनाना है विद मस्ट बिल्ड कैपेसिटी इन द सेंटेंस। ठीक है, फॉर दिस टू सक्सीड रेगुलेटर्स मस्ट बिल्ड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल कैपेसिटी व्हाइल आल्सो डैश एनफोर्समेंट ऑन ग्राउंड। तो मजबूत करना है हमें एनफोर्समेंट को ग्राउंड पे। ऑल्सो स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट, मजबूत किया जाए। स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि इसको मजबूती से इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, सो व्हाइल इस्तेमाल हो रहा है तो व्हाइल के साथ में जेरेंट फॉर्म में वर्ब आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच स्टैट्यूटरी प्रोविजन एम्पावर रेगुलेटर्स टू इम्पोज सच लीवाइज। तो बोल रहे हैं कौन सा एक प्रावधान है जिसकी मदद से जो रेगुलेटर्स है वो इस तरीके के इम्पोजर्स लगा सकते हैं, लीवाइज यानी कि टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। तो वाटर एक्ट का 33A और एयर एक्ट का कौन सा है? 31A। ठीक है, वाटर एंड एयर एक्ट 33A 31A। सेक्शन 33A ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट एंड सेक्शन 31A ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन बेस्ट कैप्चर्स बोथ?
द स्पेसिफिक रेगुलेटरी पावर दैट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रिस्टोर्स टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये बात कही गई है, दोनों बातें कही गई हैं। पहला कि एक स्पेसिफिक रेगुलेटरी पावर होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दे दी। The conceptual distinction the ruling draws regarding monetary liabilities for environmental harm। तो बोल रहे हैं कि एक डिस्टिंक्शन, विभिन्नता बताई है कि आपका जो मॉनेटरी जो आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका दायित्व, और किस चीज में कि उसमें जो आप एक रिस्टोर करने का जो कर रहे हैं काम उसका दायित्व, इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस बताया है वो ये दोनों कौन से स्टेटमेंट में है। It reaffirms the broad authority to levy compensatory and restitutive charges under Section 33A, Water Act and 31A Air Act, that and distinguishes fines for mere norm violations and damages payable both for environmental restoration and for compensating affected persons। ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि इसी में दोनों स्टेटमेंट्स हमारी कवर हो रही हैं कि यहाँ पे बोल दिया गया कि पूरी अथॉरिटी दे दी गई किसके पास में, बोर्ड्स के पास में, ठीक है, कि वो इन तरीके के फाइन्स लगा सकते हैं इन दोनों सेक्शंस के अंतर्गत। और डिस्टिंग्विश कर दिया जो नॉर्म वायलेशन है, कोई नियम का उल्लंघन है उसको, और डैमेजेस अगर कोई होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के लिए जरूरी है उनको, ठीक है। इट रीअफर्म्स ओनली द पावर टू इम्पोज क्रिमिनल पेनल्टीज अंडर जनरल पेनल स्टेटस। इनकरेक्ट है, दो अलग अलग यहाँ पे लॉज हैं जिनके अंतर्गत ये कहा गया है, ठीक है। क्रिमिनल पेनल्टीज की बात यहाँ पे नहीं की गई है। इट क्रिएट्स अ न्यू पावर टू इंक्रीज रूटीन लाइसेंस फीस एंड इंस्पेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे एक नई पावर क्रिएट की जाएगी? नहीं, यहाँ पे नई पावर की बात भी नहीं की जा रही है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज है उन्हीं के पास में पावर है, ये कह दिया गया है। It centralizes decision making in the union government by withdrawing state board power। इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं हुआ है, जो ये तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। The apex court's decision primarily emphasizes punitive fines and explicitly rejects the use of bank guarantees। इनकरेक्ट हो गया, बैंक गारंटीज मानी है ना उनने कि जहां पे लगता है ये प्रोजेक्ट नुकसान पहुंचाएगा, पोटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज की संभावना है, तो वहां पे बैंक गारंटी ली जा सकती है। ट्रू, बिकॉज द रूलिंग नैरोज रेगुलेटर्स टू ex post fines। इनकरेक्ट है। False, because the ruling not only reinstates compensatory restitutive levies but also empowers regulators to demand bank guarantee against prospective harm, expanding not shrinking the toolkit। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पूरे एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।